और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय धूलिया दीदी, आदरणीय भारत भूषण जी मुख्य अतिथि और जितने भी प्रबुद्ध जन हैं सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कर्मभूमि जो फाउंडेशन है जो बेहतर प्रोग्राम कर रहा है और उसमें जो प्रबुद्ध जन शामिल हो रहे हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उत्तराखंड की क्रीम है। और वो सब विचार को उस शिखर पर ले जाते हैं या एकेडमिक जगत के समकक्ष ले जाते हैं जिसका राजनीतिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में बहुत और बौद्धिक अर्थ में बहुत बड़ा मूल्य है। तो मैं सबसे पहले पंडित भैरव दत्त धूलिया जी का भावपूर्ण स्मरण करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राहुल कोटियाल जी को पंडित भैरव दत्त धूलिया चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और धूलिया परिवार को मैं विशेष रूप से इसलिए बधाई देना चाह रहा हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरे बारे में लोगों को कम जानकारी है। दरअसल मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं बहुत सारे सामाजिक प्रश्नों पर काम करता हूं और बहुत वर्षों से काम करता हूं और धरातलीय काम करता आ रहा हूं, जिसमें कविता से लेकर सामाजिक प्रश्न हैं, वीमेंस एम्पावरमेंट है, महिला प्रश्न, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां करता रहता हूं। और मेरा इन गतिविधियों में एक तरह का रोल रहता है और एक शब्द आता है बहस खड़ी करना। मेरा प्रयास रहता है कि सामाजिक मुद्दों पर बहस खड़ी की जाए। मैं जो यहाँ पर धूलिया परिवार द्वारा आयोजित देख रहा हूँ कि आदरणीय धूलिया जी के नाम पर, उन्होंने अपने दादाजी के नाम पर जो पुरस्कार प्राप्त किया है, वो इस पुरस्कार को स्थापित करने के माध्यम से पत्रकारिता की लुप्त हो रही जनपक्षीय और मिशनरी चेतना का पुनर्प्रतिपादन कर रहे हैं। आज पत्रकारिता में आप लिपाई देख रहे होंगे, बहुत पत्रकार लिपाई पुताई करते रहते हैं, लेकिन जनपक्षधरता जो गायब होती जा रही है, जिसे हम आज विचार की बात कर रहे हैं, जो मिशनरी स्पिरिट होती थी, लोग आम आदमी की तरफदारी में खड़े होने की, उस पत्रकारिता को पुनर्प्रतिपादित कर रहे हैं उत्तराखंड में नए अर्थों के साथ और उस बहस को जिंदा कर रहे हैं कि वो पुरानी पत्रकारिता क्या आज की तारीख में संभव है। उल्लेखनीय है कि आज से 88 साल पहले और 20वीं सदी में पंडित भैरव दत्त धूलिया का जो उद्देश्य और मिशन था, आज उसी उद्देश्य और मिशन को लेकर राहुल कोटियाल चल रहे हैं। दोनों के बीच कालक्रम का एक लंबा अंतराल भले ही है, यानी उनका समय अलग है, राहुल कोटियाल का समय अलग है, लेकिन पंडित भैरव दत्त धूलिया जो अपने काल और समय में देख रहे थे और उनके साथी देख रहे थे, जिसमें कुंवर सिंह करमठ से लेकर सुमन जी से लेकर भक्त दर्शन तक शामिल थे, वही सब राहुल कोटियाल और उनके साथी आज के समय में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, देख रहे हैं। भले ही तब के शब्द, भाषा और भाव आज के शब्दों, भावों और अर्थों से थोड़े भिन्न हों, लेकिन दोनों का मंतव्य एक ही है, जनपक्षधरता, आम आदमी की तरफदारी में खड़ा होना। वो विचारों और कर्म से भैरव दत्त धूलिया के आधुनिक युग के प्रतिरूप हैं, उनके कर्म के नाती हैं, वो नाती जी हैं उनके। आप नहीं है, क्लेम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने सार्वजनिकीकरण कर दिया है एक मिशन का, एक बहस का, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। पर अपनी बात रखने से पहले मैं ये जैसे कह ही दिया कि मैं दरअसल एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो उन्होंने कहा, और मैं किसी खेमे में नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात है, मैं सभी से परिचित हूँ लेकिन किसी खेमे में नहीं हूँ, तो मेरी अलग सामाजिक स्थिति है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप आइए, तो मुझे जरा पानी चाहिए हुआ, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि कोई दे दीजिए, कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, कॉमन मैन हूँ, और लेकिन उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि एक कॉमन मैन के विचार एक पत्रकार के बारे में आपके क्या हो सकते हैं, आप पे जरूर रखें। इसलिए मुझे अवसर मिला और इस स्नेह
और स्नेह से बड़ा उनका विश्वास है मेरे पर। आधे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, अलग तरह का मानते हैं, लेकिन उनके विश्वास और स्नेह के लिए मैं उनकी प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। ये पुरस्कार अभी मैंने पहाड़ी जी मिले और बहुत सारे जो हमारे पूर्व पत्रकार साथी थे उन्हें पुरस्कार मिल चुका है, और मैं पहाड़ी जी के घर भी गया और बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने सच कहा कि वे हीरो थे, अपने समय के हीरो राहुल भी हैं अपनी तरह से काम करने के लिए। हम उन्हें इसी दृष्टि से देखते हैं। पत्रकारों की संख्या कितनी है, असंख्य, आज गिन नहीं सकते, आप पहचान नहीं सकते, लेकिन विरल कार्य करने के लिए आप अगर किसी को चिन्हित करेंगे तो राहुल को जो चिन्हित किया गया है इसीलिए किया गया। तो मैं बात शुरू करता हूं कि 17वीं शताब्दी में, जब 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्तियों ने भारत में पांव पसारे और अपना ब्रिटिश उपनिवेश अपने पांव पसारते हुए अपने पूरे लाव लश्कर और ताम झाम के साथ गढ़वाल कुमाऊं में भी पहुंच गया। ये 1815 की बात है। उसने अपने शासन, अपने विचार, अपनी शासन प्रणाली, अपनी संस्कृति और अपने आग्रह वो साथ लेकर आया था। उसने भारत में सब थोपे, उत्तराखंड में भी ये थोपे। उत्तराखंड का आज का जो समाज है, अगर हम उसे 200 साल पीछे जाकर देखें और उनके चित्रों में देखें वो कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसी बातें करते थे, तो उसमें मूलभूत परिवर्तन आ गया है, जो परिवर्तन हमें आज दिखाई देता है। इससे पूर्व गढ़वाल का जो पूरा सिस्टम था, राजा का सिस्टम पूरी तरह सामंती था। वो घोर अंधकार और अत्याचारों और डर का युग था। हम परंपरावाद को ढो रहे थे, पर्वतीय लोग। पर्वतीय समाज सामाजिक दृष्टि से एक ही जगह पर खड़ा था, अभी भी बहुत लोग उसी जगह पर खड़े हैं, और आर्थिक दृष्टि से भी पीछा था। गोरों का सिस्टम इससे इतर था। जब गोरे लोग आए तो उनका सिस्टम थोड़ा हमसे अलग था। पश्चिम का समाज, वहाँ की राजनीतिक जो वहाँ आंदोलन हुए थे, चर्च के, राजनीति के, उपनिवेशवाद में आपसी संघर्ष के, उन राजनीतिक परिस्थितियों और घटनाओं के कारण गोरे लोग हमसे अधिक चतुर, समझदार और चालाक लोग थे। दुनिया में आज भी गोरे बहुत चालाक और चतुर लोग हैं, जिस तरह के वो काम करते हैं, और हमसे चतुर हो चुके थे। और उनके कामों ने, लेकिन उन्होंने गढ़वाल में आके कुछ नए काम किए, जैसे स्कूल खोले, कुछ सड़कें बनाई। 1990 में 1890 में कोटद्वार में वो रेल भी ले आए थे, ऐसे देहरादून में भी ले आए थे। तो ऐसे कुछ कामों से वो हुए और उन्होंने जो जागरूक हुए तो उनसे एक अधिकार बोध की चेतना भारत में जगी। वो अधिकार बोध हमारे अंदर तब भी पैदा हुआ कब, जब वो लोग आए। उससे पहले हम बहुत दबे कुचले हुए समाज थे, बहुत डरे हुए लोग थे, गांव की हालत बहुत खराब थी। अगर 1920 के गांधी जी के चित्र आप देखते हैं कहीं यात्रा करते हुए, तो भारत के अधिकांश लोग धोती पहने हुए नंगे पांव चलते दिखाई देते हैं। गढ़वाल के लोगों के पास भी विपन्नता से ग्रस्त थे। लेकिन गोरों के आने के बाद हमारी इस राजनीतिक और सामाजिक समझ बड़ी, माइंडसेट बदला, साथ ही वैश्विक घटनाओं और घटनाक्रम और राजनीतिक चेतना की अनुगूंज आम आदमी तक पहुंची। लोग अपने नागरिक अधिकारों के प्रति सजग हुए और उनमें प्रतिरोध की चेतना का जन्म हुआ। गढ़वाल में इस नई चेतना का प्रभाव हुआ कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे, और जब अंग्रेज शासकों ने जनता को घेरना, कसना और उनके अधिकारों से वंचित करना और प्रताड़ित करना आरंभ किया, तो गढ़वाल में भी राष्ट्रवाद की एक सोच का उदय हुआ। अनेक लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। गढ़वाल में जिन लोगों ने इस चेतना का प्रतिनिधित्व किया, पंडित भैरव दत्त धूलिया उनमें से एक थे और अग्रणी लोग थे। भारत में अंग्रेजों ने इसी काल में उनकी विशेषता रही कि जब राजनीतिक और सामाजिक चेतना का यूरोप में उदय हुआ, पश्चिम में खासकर यूरोप में, तो उन्होंने नए प्रयोग किए, सामाजिक प्रयोग किए। चर्च से उनकी लड़ाई भी हुई, ये बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन वो जो विचार उन्होंने किए, उन्होंने नए प्रयोग किए, और उन्होंने जो प्रयोग किए, पत्रकारिता भी उन्हीं में था। दुनिया में आधुनिक पत्रकारिता का जन्म 17वीं सदी में जर्मनी और यूरोप के कहीं से शुरू हुआ माना जाता है। भारत में जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने 29 फरवरी 1780 में द बंगाल गजट के
प्रकाशन से अंग्रेजी पत्रकारिता, और वर्ष 30 मई 1826 में कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा साप्ताहिक उदंड मार्तंड के प्रकाशन से आरंभ मानी जाती है। गढ़वाल भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि चेतना आती रही। जैसे कि आपने बताया कि आपने धुलिया जी के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया है कि वो कहाँ कहाँ गए। वो दरअसल जब देवव्रत जी के साथ पटना में गए तो वहाँ से एक नई दृष्टि सीख कर आए, नया स्किल सीख कर आए। स्किल भी है मतलब उसमें शामिल। तो पत्रकारिता ने गढ़वाल में भी प्रवेश किया। उस समय के कुछ चेतनाशील लोगों ने, जो जागरूक हो चुके थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुके थे, उनमें से 1902 में गिरिजादत्त नैथानी जी के संपादन में गढ़वाल समाचार लैंसडाउन से तथा देहरादून से गढ़वाली समाचार पत्र पंडित विशंबर दत्त चंदोला ने 1905 में प्रकाशित किया। 1918 में दुगड्डा से ललिता प्रसाद नैथानी के संपादन में पुरुषार्थ निकलना आरंभ हुआ। उस समय दुगड्डा गढ़वाल की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। दुगड्डा कम से कम मतलब सदी से थोड़े कम समय के लिए गढ़वाल का एक प्रमुख केंद्र रहा था। जब 47-48 आसपास इसे ऊपर से सड़क जाने को हुई, तब जाकर वहाँ पर वो बाजार हुआ, लेकिन एक लंबे समय तक वो बहुत बड़ा बाजार माना जाता रहा, जहाँ कांग्रेस के नेता, या उस समय कांग्रेस ही राष्ट्रवादी पार्टी थी, तो सारे उसी से जुड़ते रहते, क्योंकि वो गांधी और नेहरू जी ने जो विचार प्रसारित किया और जो उनकी सोशल और पॉलिटिकल मोबिलिटी थी सबसे ज़्यादा थी। गांधी की पॉलिटिकल मोबिलिटी नेहरू जी से भी ज़्यादा थी, तो जगह जगह गए। तो वो दुगड्डा या जैसे इन जगहों में उनका प्रभाव पड़ा और अंततः गत्वा बहुत लोग कांग्रेस में गए। कांग्रेस तब आज की कांग्रेस नहीं थी, उस समय कांग्रेस का स्वर्णकाल था। लेकिन आज जैसी भी स्थिति हो, लेकिन एक पड़ाव था उसका, जो चेतना का, जो गढ़वाल में पहुंची, और उस समय वो गढ़वाल की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। इसी क्रम में 1939 में लैंसडाउन में पंडित भैरव दत्त धुलिया जी और भक्त दर्शन जी और कुछ लोगों ने, भक्त दर्शन जी उनके गांव गए थे उस समय, तो वहाँ चर्चा हुई और 1939 में इसका फरवरी में, जैसे कि आपने बताया कि इसका लोकार्पण हुआ और पंत जी आए थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो इसलिए आए थे कि एक चेतना थी, चेतना का जो लेबल था, जो लेबल आज भी देखने को नहीं मिल रहा, उस समय मिला, और उन्होंने कर्म भूमि की स्थापना की, जिसमें जो मुख्य भूमिका धुलिया जी ही निभा रहे थे कायदे से। और दरअसल और इसमें इसका स्वर राष्ट्रवादी था, और इसका आशय केवल देश की राजनीति की बात करने का नहीं था। जो स्थानीय समाज था और गढ़वाल की जो समस्याएं थी, जो सरोकार थे, उनको भी आवाज़ देना था। तो इसीलिए कर्मभूमि अपने समय में बहुत पढ़े जाने वाला अखबार रहा है, जो गांव-गांव तक पहुंचता था, क्योंकि वो कनेक्ट थे गांव से। कौन? धुलिया जी। वहाँ के समाज को जानते थे, जो उनके अवचेतन मन में, चाहे वो कहीं रहे हों, जो सीख कर आए हों, लेकिन उनके अवचेतन मन में एक बात थी कि अपने समाज को ऊपर उठाना। हम सबका उद्देश्य, जो आज से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे और आज़ादी के कुछ सालों बाद भी जो लोग थे, उनका प्रयास यही था, अपने समाज का उत्कर्ष करना। और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि हम जब बाहर जाते थे, अभी मंगलेश डबराल जी के भांजे मिले, कल कह रहे थे मैं मामा जी के साथ दिल्ली इंजीनियरिंग करने गया था, इंजीनियर तो नहीं बना, पर मतलब मुझे चेतना आई, कविता की चेतना आई। वो कल यही एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। कहने का आशय है, तो हमारा हर परिवार से ले जाता था। और जो ये आदमी बड़े कैसे बनते हैं, दरअसल हम अपने समाज में लोगों के बड़े होने के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। अगर धुलिया जी ना होते तो हम भैरव दत्त धुलिया जी को भूल जाए। हमारे अंदर एक गड़बड़ी है, मैंने पहले भी बहुत समय पूर्व यहाँ उल्लेख किया था। ये महान लोग हैं जिन्होंने उस अंधेरे समय में ये सब काम कर दिए, जो हम आज आश्चर्य में, अद्भुत काम किया उन्होंने। आज करने की हिम्मत नहीं होती, और आम आदमी तक पहुँचना, आज पत्रकारिता ये जो लोग सूचना विभाग तक सीमित रह गई है। ऐसे बहुत सारे पत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय भारतीय राष्ट्रवाद की प्राणवाहक थी, और उस समय अधिकतम सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। धुलिया जी गढ़वाल के कांग्रेस के संस्थापकों में एक थे। वे मूलतः स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका अपने समय पर प्रभाव था। वो एक सामाजिक चिंतक भी थे। सामाजिक चिंतक हम इस अर्थ में कहते हैं, एक तो आजकल जो बहुत सारे सामाजिक चिंतक हैं, आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इधर से फंडिंग लेते हैं या बड़े बड़े विज्ञापन लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना। गढ़वाल में तब जो हैसियत थी, आर्थिक हैसियत, हम बड़े कमज़ोर लोग रहे हैं, आर्थिक
दृष्टि से, ये हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर मतलब सारे पर्वतीय लोग गोरों के आने से पहले या ब्रिटिश उपनिवेशात क्या या अंग्रेज जिन्हें कह सकते हैं, तो धुलिया जी गांधीवादी थे और प्रगतिशील विचारों के थे। उन्होंने डोला पाल की आंदोलन, अस्पृश्यता, ये बड़ी समस्याएं रही हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार सन 91 में एक भारती जी थे जो उन पर एक पोस्टर छापा था। लोगों ने मुझे 30 साल बाद कहा था आपने ये कैसे छापा था, तो मैंने कहा मैंने कर्म भूमि से जाना था कि मतलब ये उस समय आंदोलन चला था डोला पाल की, और उसकी बड़ी अनुगूंज थी उस समाज में, और जो हमारा समाज का कमज़ोर वर्ग है उसके साथ हम बहुत मतलब गलत व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत कम आंकते थे। आज ये समस्या, तो उस जमाने में जब ये बात उठाना ही कठिन होता था, उन्होंने इसको अपने अखबार के माध्यम से उठाया, और भ्रष्टाचार और शराबबंदी तब तक गढ़वाल में फैल चुकी थी। आई तो वो ब्रिटिश लोग लाए थे, लेकिन फिर हमने उसको इतने ठाठ से पिया कि वो हमारे समाज को विकृत करने लग गई, विद्रूप करने लग गई। तो उसका विरोध किया उन्होंने। डोला पाल के आंदोलन, लोग उनके डोला पालकी को गिरा देते थे, ये सत्य है। अहंकार से ग्रस्त लोग तो वो उससे कर देते थे, और शराबबंदी जैसे सवालों को मुखरता से उठाया। उस समय उन्होंने गढ़वाल के सभी आंदोलनों में भाग लिया। 1921 से भाग लेने लग गए थे जब छात्र थे, और चाहे वो क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो या कुली बेगार आंदोलन, और इसी के लिए उन्हें ब्रिटिश शासन के प्रकोप का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने बताया। 1945 में वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद फिर अपने पत्र को हाथ में ले लिया, और 1949 में फिर पूरी तरह से उसका स्वामित्व भी उनके हाथ में आ गया, और 1988 तक वो इसे चलाते रहे। तो एक जब हम किसी व्यक्ति का आकलन करते हैं और जो उसके कार्य होते हैं उन्हीं से काम होता है। अगर आज के संदर्भ और समय से तुलना करें तो मैं समझता हूँ उस समय तो लेटर प्रेस हुआ करती थी, आंखें उसमें फोड़नी पड़ती थी। उस समय उन्होंने इस कठिन कार्य को किया और उस चेतना को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुँचाया। वो गढ़वाल के न केवल प्रबुद्ध व्यक्ति थे, मैं समझता हूँ कि सामाजिक क्रांति के संवाहक भी थे। और आज जो पत्रकारिता है, अब इसका जो उसमें मैं चाहता हूँ अपनी बात रखना कि आज पत्रकारिता मिशन से लेकर धंधे तक, और धंधे से लेकर दलाली तक, और दलाली से लेकर सत्ता के खेमे तक, एक तरफा खड़े होने तक अनेक रूपों में दिखाई दे रही है। और आप सब देख रहे होंगे। आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कई पत्रकार बड़ी अच्छी लिपाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो होता क्या है कि सनसनी फैलाना और नैरेटिव गढ़ना भी पत्रकारिता की एक विद्रूपता या विसंगति है। लेकिन इसका मूल मकसद, जबकि पत्रकारिता का मूल मकसद आम आदमी की तरफदारी में खड़ा होना था, व्यवसाय हो सकता है, लेकिन जो मूल मकसद है वो समाज की तरफदारी में खड़ा होना था। आज कितने पत्रकार हमें आम आदमी की तरफदारी में खड़े दिखाई देते हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो उसका उद्देश्य था आम आदमी के साथ खड़ा होना, आम जन को जागरूक करना, उसके हितों की बात करना। पत्रकारिता समय और सवालों से टकराना भी है। पत्रकारिता यही नहीं कि मतलब अपनी खाना पूर्ति करीब कुछ 2-4 विज्ञापन लिए और अपना फर्स्ट क्लास गुजारा चल रहा है, गाड़ी भी खरीद ली, आज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कुछ पत्रकार, सिर्फ इसी को पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन पत्रकारिता सवालों से टकराना भी है, और यही किसी पत्रकार की न्यायपूर्ण भूमिका हो सकती है। समझ रहे हैं ना मेरी दृष्टि में न्यायपूर्ण भूमिका क्या है। कई लोग सवालों से टकरा रहे हैं, सरकार से, सरकार या सत्ता या उस अहंकार से भिड़ते हैं। सरकार एक सबसे बड़ी संस्था है, और अगर वो अहंकार से, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है तो उससे टकराना भी जरूरी होता है। तो कुछ पत्रकार उससे जुड़ते हैं। पत्रकारिता का सबसे बड़ा मान्य मूल्य यही है। भले ही पत्रकार आज कुछ भी कर रहे हो, पत्रकारिता उन सब की आवाज़ है, उन सब की आवाज़ है जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पत्रकारिता उन सब की आवाज़ है आज भी कहीं ना कहीं जिसकी कोई नहीं सुन पाता, और जो किसी से अपनी बात नहीं कह पाते। और इसमें सबसे बड़ी बात यही मूल्य है। प्रोफेशन तो बहुत बाद में आता है, और जबकि आज प्रोफेशन और व्यक्तिगत हित पहले नंबर पर आ रहे हैं, और पहले नियम इसमें आ रहे हैं। और गढ़वाल में इस नई चेतना का प्रभाव ये हुआ कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लग गए। ये मैंने अभी कर दिया है। और इसमें जो क्या कहते हैं अंतिम वो था
राहुल कोटियाल जी पर, तो राहुल कोटियाल उसी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक मुखर पत्रकार हैं। आज मैं अब क्षमा चाहते हुए कहना चाह रहा हूँ कि आज सुबह से लाइट थी नहीं, जो प्रिंट आउट निकालने थे उसमें चौथा प्रिंट आउट घर में ही रह गया जो राहुल के बारे में लेकिन राहुल के बारे में संक्षेप से मैं ये कहूँगा कि हम उन्हें जो बधाई देते हैं, तो बधाई मैं इस अर्थ में देता हूं कि राहुल एक मुखर पत्रकार हैं। अब वो मुझे दोबारा जो उनके लिए मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिखा था, तो मैं चाह रहा था उसे प्रस्तुत करूं, तो क्योंकि प्रिंट आउट घर में रह गया, लाइट थी नहीं, कहीं और से कराने पड़े। कहने का आशय ये है कि राहुल उस भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चेतना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो उनमें आंचलिक पुट भी नज़र आता है, वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, वो निर्भीक पत्रकार है और वो उन मुद्दों को उठाता है जिससे लोग नहीं उठा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज अधिकतम पत्रकार, मतलब उसमें से लगभग 60-65% जो लिपाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कहाँ पर उन्हें क्या करना चाहिए था। तो मैं राहुल को पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार जो चतुर्थ उन्हें मिल रहा है उसके लिए बधाई देता हूँ और उनकी मुखरता को सलाम करता हूँ। मैं उनकी प्रखरता को सलाम करता हूँ। मैं उनकी वैचारिकों को सलाम करता हूँ। मैं उनके जो मिशन है उसको सलाम करता हूँ। मैं उनकी स्पीड को सलाम करता हूँ कि कितने अच्छे समाज से कनेक्ट हो रहे हैं। अब क्योंकि चौथा पन्ना तो घर ही रह गया, फिर भी मैं अंत में बधाई देता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, और पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और मैं धूलिया जी के प्रति पुनः अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।